अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पर सलाम साथ मैं हफ्ज़ुल अली। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है करंट इन सेल टैक्स इश्यूज। वो क्या है, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन में और सेल टैक्स की बेस को बढ़ाने में हुकूमत कितना संजीदा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कई बार ऐलानात कर चुके हैं सेल टैक्स में चोरी को रोकने के लिए और सेल टैक्स की बेस को बढ़ाने के लिए, इनकम टैक्स की बेस को बढ़ाने के लिए। FBR डिपार्टमेंट इस पर क्या इक़दाम कर रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद नदीम भट्ट साहब। आप FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, चेयरमैन हैं लाहौर टैक्स बार अकेडमी के। उनके साथ मौजूद हैं मलिक जलील अहवान साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, जिन्हें नायब सदर हैं ILA के और लीगल एडवाइजर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। नदीम भट्ट साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, करंट जो इश्यूज हैं सेल टैक्स में वो क्या है और उनका सद्देबाब क्या है? लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जैसे भी बात हो रही है, अगर उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें चेक एंड बैलेंसेज होने चाहिए, जैसे फिजिकल सर्वे जरूरी है, इसके अंदर उसकी मशीनरी का जो है और गैस का कनेक्शन है, बिजली का है, तो उनको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 अब ये है कि जहां तक जो प्रॉब्लम आ रही है सेल टैक्स रिटर्न्स में, प्रॉब्लम ये है कि जब तक सप्लायर आपका रिटर्न नहीं फाइल करेगा तब तक आप अपनी रिटर्न प्रोविजनल रिटर्न उसको समझें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो फाइल करेगा फिर आपका जो भी टैक्स बनता होगा आप जमा कराएंगे तो तब आपकी रिटर्न जाएगी। अब इशू ये आ रहा है कि कुछ लोगों का ये होता है कि प्रोविजनल रिटर्न जब वो सेव करते हैं, जैसे वो कहता है जी मुझे 8B सेक्शन नहीं लगता, 10% मुझे नहीं पे करना, मुझे इनपुट पूरा मिलेगा, तो जैसे ही वो प्रोविजनल से जो फाइनल रिटर्न की तरफ जाते हैं तो सिस्टम क्या करता है, उसका 10% का वो डिमांड निकाल देता है, जबकि वो लीगली उस पर एप्लीकेबल नहीं होती। अब लोग इस सूरत हाल में इस वजह से भी परेशान है कि रिटर्न, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने पीछे फार्मूला लगाया हुआ है, आप उसको एडिटेबल या चेंज नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को इस वजह से भी हो रहा है कि सिस्टम खुद ब खुद से ही पेमेंट्स जो है ना वो इनपुट लोगों के फारा कर देता है। आप इनपुट डालेंगे, अंदर इनवॉइसेस डालेंगे, उधर से पता लगेगा कि वो इनपुट पीछे से फारा कर दिया उसने, जबकि जो प्रोविजनल रिटर्न थी उसके अंदर था, जबकि फाइनल में गया तो पीछे से इनपुट जो है वो आपको वो अलाउ नहीं कर रहा। अब वो चीजें ऐसी हैं, इसको हम कहते हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसको ना एडिट कर सकता हूँ, ना चेंज कर सकता हूँ, ना अल्टर ना अमेंड कर सकता हूँ। अब जैसे ही आप कमिश्नर इनकम टैक्स इंडियन रेवेन्यू के पास नहीं जाएंगे, वो आगे से फिर IT वाले बंदे को नहीं कहेंगे, सिस्टम जो है ना वो सारा ब्लॉक हुआ पड़ा है। काफी जगहों पे जो कंप्लायंट टैक्स पेयर, मैं नॉन कंप्लायंट की तो बात ही नहीं कर रहा, कंप्लायंट टैक्स पेयर बहुत परेशान है। फिर वो कैपिटल वाला इशू कि कैपिटल लायबिलिटीज का इतने टाइम्स आपकी सेल होनी चाहिए। देखिए, इसको बनाने से पहले अगर आप लोगों को एतमाद में ले लेते तो बड़ा अच्छा था। हम आपको एक अल्टरनेट वेज भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बंदा कैपिटल का ही टाइम्स होगा, वो लोन भी ले सकता है, वो एडवांस भी ले सकता है, वो क्रेडिट पे भी परचेज कर सकता है, सेल भी कर सकता है। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो अनरिजॉल्व्ड है, जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं ड्यू टू सर्टन ऐसे सर्कमस्टेंसेस या रीजन जो कि टैक्स पेयर या रजिस्टर्ड पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, जिससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इवन के वो टैक्स देना भी चाहते हैं तब भी वो परेशान बैठे हुए हैं। हुकूमत भी इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने खिताब में कह चुके हैं सेल टैक्स के बारे में, सेल टैक्स की चोरी के बारे में, ये सब फोकस किया हुआ हुकूमत ने सेल टैक्स को। देखें, पता क्या, पिछले तकरीबन 5 साल से ज्यादा हो गया वर्षा, जब से अगर आप सेल टैक्स का लॉ देखें ना तो बेसिकली वो बेस कर रहा है इनपुट के ऊपर, वो सारा उसको पकड़ा हुआ है। सेक्शन आपका 7 है, 8 है, 9 है, 73 है, फिर आपका आगे जो रिकॉर्ड है, इनवाइस है, वो सारे का सारा जो बेस कर रहा है वो इनपुट के ऊपर वो बेस कर रहा है। देखें, एक आपको पता है कि लोग, आपने फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस की बात की, आपने फ्रॉड का एक विंग बना लिया, आपने 40 के नोटिस इशू किए, आपने छापे मारे, आपने शुगर मिलों पे, अब आपको पता है उनके इंस्पेक्टर्स जाके बैठे हुए हैं, स्टाफ बैठा हुआ है। बात यह है, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है कि यार इनपुट हमारे काबू में नहीं आ रहा, लोग नहीं हमारे काबू में आ रहे, तो आप एक काम करें, एक सजेशन मैं आपको देता हूं, वो ये है कि आप रिड्यूस रेट लगा के ना सेल के ऊपर इनपुट फारा कर दें। जैसे UAE में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वैट सिस्टम, ना इनपुट होगा ना लड़ाई होगी, एक 5% जैसे रिफंड खत्म कर दे, रिफंड का मामला खत्म कर दे, फ्रॉड का मामला खत्म कर दे। इतना कुछ करने के बावजूद अगर लोग काबू नहीं आ रहे, एक बात हो रही है, कहते हैं ना अगर एक कुत्ता कुएं में गिर जाए तो पानी ना बाहर निकाले, कुत्ते को बाहर निकाले, वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो प्रॉब्लम इतना कुछ करके भी आप उधर ही। छोटे सा कंफ्यूजन मेरे ज़हन में बात आ रही है, सेल टैक्स सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो अवाम से वसूल किए जाते हैं, सेल टैक्स की मद में, सेल टैक्स में
में और एडवांस टैक्स उसमें जो विद होल्डिंग टैक्स है उसमें कोई फर्क है? देखिए, दो चीजें ना मुख्तलिफ है। सेल टैक्स को और एफईडी को आप ये समझ लें कि बेसिकली अल्टीमेटली इसको कंज्यूमर टैक्स आप कह सकते हैं। ये अल्टीमेटली कंज्यूमर ने पे करना है। ये बिजली आपकी चल रही है, पेट्रोल है, गाड़ी है, नई गाड़ी आपकी आएगी, आपकी थर्ड शेड्यूल आइटम है, पानी है, बोतल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पैक चीजें हैं, मिल्क पैक है, जो कुछ फिर हर बंदे से वसूल किया जाए। जी जी, ये किया जा रहा है। काफी हद तक सेल टैक्स जो है वो चूंकि बिल्ट इन चीजों के अंदर है, कुछ चीजों को ज़ाहिर बात है, कुछ चीजें एग्जाम्प्ट है, दालें चावल है जो अनपैक्ड है। किसी भी मुल्क की तरक्की क्या सेल टैक्स से ही मुमकिन हुई है? नहीं, जरूरी नहीं है, बाकी चीजें भी हैं। देखें, कस्टम का लॉ अपनी जगह पे है, इनकम टैक्स अपनी जगह पे है, प्रॉपर्टी टैक्स अपनी जगह पे है, अब तो डीम्ड इनकम पे टैक्स आया हुआ है, इतना कुछ सीवीटी आया हुआ है, कैपिटल वैल्यू टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है। आसान तरीका सबसे ज्यादा हुकूमत के पास सेल टैक्स है, टैक्स वसूली का। ये भी है। आप इनकम टैक्स में देखें ना, इनकम टैक्स में आल्दो के रिटर्न के साथ या रिटर्न में लोग टैक्स जमा कराते हैं, लेकिन उस पे 80% टैक्स तो ऑलरेडी कट चुका होता है पहले। इंपोर्ट पे कट गया, एक्सपोर्ट पे कट गया, विद होल्डिंग सप्लाईज पे कट गया, कॉन्ट्रैक्ट्स पे कट गया, सैलरी पे कट गया, बिल्स पे कट गया, बिल्कुल कट गया जी। गाड़ी नहीं खरीदेंगे उस पे कट गया, रजिस्ट्रेशन में कट गया। तो 80% तो इनकम टैक्स तो ऑलरेडी आपका विद होल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो आसान तरीका है, ये भी ठीक है। आप एग्जम्पशन, अब पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है, अगर आप जरा थोड़ा पीछे चले जाए, 2-3 सालों में 22, 23, 24 और ये 25 अब आया है, ये क्या हो रहा है कि आपकी एग्जम्पशन विड्रॉ हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सीनियर सिटीजन का था, लेकिन ये 2-3 साल में बरसा ये भी तो हुआ है, पहले हुकूमत का जोर जो बयानात थे वो इनकम टैक्स की तरफ होते थे, इनकम टैक्स लेने की तरफ, लेकिन अब से प्रॉपर सेल टैक्स की तरफ आ गए। उसकी वजह पता क्या है? एक तो इन्होंने स्कोप जो सर्विसेज का उसको बढ़ा दिया है। थोड़े से इसी का हिस्सा था ना पहले वो सर्विसेज, सेल टैक्स एक्ट का 1990 का हिस्सा था वो। उसमें अमेंडमेंट की गई 18वीं तरमीम के बाद, वो पावर चली गई उनके पास, सूबों के पास। अब रिस्पेक्टिव प्रोविंस उसको स्कोप को बढ़ाते जा रहे हैं और अपना पैसा जो अच्छा खासा वो भी कलेक्ट कर रहे हैं। अब जहां तक बात रही, आपने कहा जी कि आसान तरीका, देखिए आसान ये है कि आप लोगों को नेट को बढ़ाएं और रेट को कम करें। मतलब जलील अहमान साहब, जो करंट सेल टैक्स में जो इश्यूज आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन का अमल आ रहा है, मैन्युफैक्चरर की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, पहले तो ट्रेडर की नहीं होती थी, अब तो दोनों ही नहीं हो रही, और जो रिटर्न में जो मसाइल आ रहे हैं, जो आपके समझ वो कौन से मसाइल हैं जिनको फौरी हल करने की जरूरत है? जैसा कि भट्ट साहब ने कहा है, मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इससे पीछे जो है वो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस ही है, जो कि डिपार्टमेंट जब भी सप्लाई चेन को पकड़ता है तो एंड पर जो इनपुट है सेल टैक्स में वो बहुत अहम होता है। जिस तरह इनकम टैक्स में मैं समझता हूँ इनकम पर टैक्स होता है, सेल टैक्स में सारा दारोमदार इनपुट पर होता है। इनपुट जब सप्लाई चेन को देखते हैं तो एंड पर जाकर वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, उसका अब उन्होंने जिस तरह 5 टाइम कैपिटल किया है कि कई केसेस ऐसे हैं जिसमें कैपिटल 2 लाख है, लेकिन उसी सप्लायर ने अपनी सेल जो है वो 2 अरब की डाल दी है एक महीने में। तो इस बेस पर गवर्नमेंट की थोड़ी सी ये एफर्ट है, रजिस्ट्रेशन तो वो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर की भी अब ये है कि वो विजिट करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग की भी कर रहे हैं, उसकी मशीनरी की अटैचमेंट सारी वो उस पर होनी चाहिए, सिस्टम पर होनी चाहिए। रिटेलर ट्रेडर की भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस शीट उन्होंने साथ कहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जो है ताकि फ्रॉड का एलिमेंट कम से कम किया जा सके। जहां तक दूसरी सेल टैक्स में बात है, फाइनेंस बजट 2024-25 का भी जो है, इसमें गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर पर फोकस किया। खासकर ज्यादा फ्रॉड जो है वो सेल टैक्स का वो होता था स्टील सेक्टर में और पेपर सेक्टर में। अब उन्होंने जो लोकल स्क्रैप है उसको उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया है कि आप इनपुट टैक्स जो है वो आप इनवाइस जो है वो जो पहले जेली इनवाइस लोकल की मिलती ही नहीं थी, जो कि इम्पोर्ट, वो आप नहीं ले सकते इम्पोर्ट। अब आपने कंसिक्वेंटली जो भी मिनिमम प्रोडक्शन एफबीआर ने फिक्स कर दिया उस पर 18% टैक्स देना है। दूसरा, कोयला और पेपर के सेक्टर में भी ये बहुत ज्यादा कि स्क्रैप पेपर की भी नहीं मिलती थी, अब उन्होंने ये कहा है कि इसको 11 शेड्यूल में ले गए। उसमें अब ये है कि जो विदहोल्डिंग एजेंट है 80% वो इनका टैक्स काटेगा और उसकी डिडक्शन क्लेम करेंगे। ये 20% तक आप सिर्फ इनवाइस जो है कोयले वाले, जिप्सम वाले वो कर सकते हैं। इस तरह पेपर को भी उसमें ले गए, तो उससे मेरे ख्याल में काफी जो है वो इस सेक्टर में फ्रॉड के एलिमेंट पर जो है वो काबू पाया जा सकेगा और उसमें रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा होगा। कुछ सेक्टर्स अभी भी है, स्टोन क्रशिंग ये जैसे हैं, जो कि वो कई उनका मुतालबा है कि यार हमसे बिजली के बिल पर ले लें, क्योंकि इनपुट वो उनके पास होता नहीं है। स्टोन क्रशिंग आगे जब आप लेकर जाते हैं तो वो सारा फ्रॉड का वो 18% देते नहीं है। तो मेरे ख्याल में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बिजली के बिलों पर अगर गवर्नमेंट जो है वो एफबीआर फिक्स कर दे तो वो ठीक है। बाकी मैं भट्ट साहब की बिल्कुल तजवीज से मुत्तफिक हूँ कि सारा फ्रॉड इनपुट में होता है और अगर देयर शुड बी नो एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, अगर आउटपुट टैक्स जो है वो 8% भी कर दें और इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट ना हो तो रेवेन्यू कलेक्शन में काफी इजाफा हो सकता है और फ्रॉड पर भी काबू पाया जा सकता है। अच्छा, मतलब जलील साहब, सबसे ज्यादा फ्रॉड
फ्रॉड सेल टैक्स में ही है, इसके रिफंड्स के इश्यूज में ज्यादा फ्रॉड होता है या फेक फ्लाइंग इनवॉइस उनके जरिए होता है? अयूब साहब, बेसिकली सप्रेशन भी होती है प्रोडक्शन की, उस पर भी होता है, लेकिन उसको पकड़ना जरा मुश्किल होता है। उसमें प्रिजम्पशन पर आप केस नहीं बना सकते। 570 अरब रुपए का टैक्स चोरी सेल टैक्स में पकड़ी गई है। अभी कुछ दिन पहले कुछ जराये से पता चला था 7 बड़े नामवर वकला को नैब की तरफ डिपार्टमेंट ने नाम दिए हैं। सेल टैक्स में 700 अरब की पता कितने को सेल टैक्स में चोरी हुई है। बहुत सी ऐसी खबरें हुकूमत की तरफ से भी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी, जराये की तरफ से आती हैं। तो सबसे बड़ा इल्म, जैसा भी भट्ट साहब कह रहे थे, आप इसको सिंगल स्टेज पे ले आए, वैसे सारे खत्म हो जाएंगे शोर शराबे। बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस जिसके पास इनपुट होता ही नहीं है वो वहां से डाल लेता है, तो ऐसी जो है उनकी सख्त सजाएं मिलनी चाहिए, जो कि अल्टीमेटली एंड पर जो बेनिफिशियरी होता है वो टैक्स पर तो दौड़ नहीं सकता, जिसने इनवॉइस ली होती है, तो वो अल्टीमेटली रिकवरी जो है वो उसको पड़ जाती है। बट साहब, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का कोई हल भी है? देखें, आप अच्छाई और बुराई को कम तो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ये तो एक पक्की बात है। अब रही बात चेक एंड बैलेंस की, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा, या तो फिर तरीकाकार ये करें कि जो बंदा कंसल्टेंट बने तो उसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस हो कि टैक्स पेयर प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाए, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि भाई अपनी चीजें वेरीफाई कराए, तब हम आपको आगे जाने देंगे। ताकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर पे हो, कुछ कंसल्टेंट पे हो और कुछ एफबीआर के इदारों पे हो कि वो भी अपना चेक एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि एक देखें, सिस्टम ने तो चलना है, दुनियादारी तो चलती रहेगी। जहां जहां प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को या तो आप इनपुट फारग कर दें या उसके चेक एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग कर दें, तो ही चीज है ना आपके पास। खत्म तो हम इसको कर नहीं ना सकते। ये मतलब जलील साहब, आप डिपार्टमेंट में रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर की तादाद तो एफबीआर में बहुत ज्यादा है, लेकिन सेल टैक्स के बहुत कम ऑफिसर है, लेकिन इन्फोर्समेंट भी बहुत ही कम है पूरे पाकिस्तान में सेल टैक्स में। तो क्या वजूहात है, कोई ऑफिसर की कमी की वजह से इसमें हम इसको बेस को सेल टैक्स में नहीं बढ़ा पा रहे? क्योंकि 2-2.5 लाख बंदे सिर्फ टोटल सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। इसमें क्या वजूहात है? बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसमें डिपार्टमेंट के पास काफी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की शक्ल में मौजूद है। अगर आप इंडस्ट्री को देखें तो जिसका एज पर लॉ भट्ट साहब को 6 लाख से ज्यादा जिसकी भी है इज लायबल कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, तो डिपार्टमेंट के पास जो डाटा वापडा का, लेस्को का मौजूद है उसको सिस्टम पर इस्तेमाल करें और उस बार कोडेड नोटिस होने चाहिए। सबसे पहले टैक्स पेयर को रजिस्टर्ड करें, तो इससे मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को बढ़ाया जा सकता है। आजकल इनकम टैक्स ऑडिट के बहुत से नोटिस आ रहे हैं जिनमें वो हाई रिस्क कैटेगरी फ्रॉम मैटेडेटरी ऑडिट के, इनका हल क्या है? ये क्यों वजह बार बार और मौजूदा टैक्स पेयर को आ रहे हैं? इनका भी कुछ सोल्यूशन है? लेकिन ब्रेक से बाद छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी, मलिक जलील साहब। अयूबी साहब, इसमें एफबीआर के पास जो इंफॉर्मेशन 2023 और 2024 की रिटर्न की इंफॉर्मेशन मौजूद है, बेसिकली ये लीगल नोटिस नहीं है। ये जिस तरह रिस्क पैरामीटर पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह दे, जो कि एफबीआर ने 2018 के बाद कोई किसी टैक्स पेयर का ऑडिट जो है कंप्यूटर बैलेटिंग 19, 20, 21, 22, 23 पिछले 5-6 सालों में एफबीआर से किसी भी केस की ऑडिट में सिलेक्शन नहीं हुई। कंप्यूटर बैलेटिंग के जरिए या वहां से जो 214C में पावर है, जो भी सिलेक्शन का 177 में कमिश्नर जो है वो केसेस को ऑडिट में सिलेक्ट करता है। इसमें हम बेसिकली एफबीआर की स्ट्रेटेजी ये है कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज किया जाए। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो नोटिस नॉन फाइलर को देने चाहिए थे कि जिनकी इंफॉर्मेशन उनके पास बैंक की मौजूद थी और उनकी रिटर्न नहीं गई थी, लेकिन चूंकि एफबीआर के पास एनटीएन का और डाटा कुछ फाइलर का भी मौजूद है, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। बेसिकली ये है कि आपने इस साल टैक्स जो है वो 2024 में अगर कम दिया है और 2023 में आपका टैक्स जो है वो ज्यादा है, तो वो इसको एक रिस्क पैरामीटर कह रहे हैं कि इस बेस पर आपका केस ऑडिट में सिलेक्ट हो सकता है। अब इससे ये मुराद नहीं है कि आपका केस ऑडिट में सिलेक्ट हो जाएगा तो आपका टैक्स लग जाएगा। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड 24 का उसके मुताबिक देना, और अगर आपका टैक्स कम है, अगर आप जस्टिफाइड करते हैं कि इस साल आपका 5 लाख टैक्स बनता है, पिछले साल आपका 10 लाख बनता था, क्योंकि ये नोटिस बेसिकली 1979 के ऑर्डिनेंस में ये होता था कि पिछले साल अगर आपने टैक्स दिया होता था तो उसका आपने 10 या 20% बढ़ाकर आगे देना होता था सेल्फ असेसमेंट में क्वालिफाई करने के लिए। उससे ये होता था कि आपका केस ऑडिट में नहीं आता था। तो ये बेसिकली एक एफबीआर की यही कोशिश है कि अपने डिक्लेरेशन को रिवाइज कर लें, क्योंकि 60 दिनों के अंदर अगर आप टैक्स बढ़ाकर दे देते हैं, रिटर्न को रिवाइज कर देते हैं, तो कमिश्नर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। बेसिकली ये उनकी तरफ से एक ये सिग्नल है कि आपने जो अपना डिक्लेरेशन दिया है उसको एक दफा चेक कर लें, देख लें, आपका टैक्स अगर उसके मुताबिक है तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है जो, इसके जरिए किस तरह ऑडिट किया जाएगा? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने पहले भी आपको अर्ज की थी कि आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका CNIC के साथ आपकी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन, आपकी ट्रैवलिंग
آپ کا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ مشین، بچوں کی فیسیں، آپ کے پرسنل ایکسپینڈیچر ان دی لائٹ آپ نے جو انکم ڈکلیئر کی ہے، آپ کی یوٹیلیٹیز، آپ کے بزنس کے ایکسپینسز، آپ کے ایڈمیزیبل ایکسپینسز آپ نے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سے کون سے ایکسپینڈ کیے. تو یہی ہے اس کا جو ہے وہ کمپیریزن جو ہے وہ آپ کے ڈکلریشن کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی ریکنسلیشن دینی ہے. تو اس کو جو ہے وہ آرٹیفیشل جلیل صاحب پہلے تھوڑے سے پہلے آپ نے ایک سیمٹ کی بات کی. یہ جو سیل ٹیکس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، یہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پہ یہ خاص تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کو سیل ٹیکس میں جو فراڈ ہے اس کو کم کیا جا سکے گا؟ یہ زیادہ سیکٹر وہ ہے جس میں فیک اور فلائنگ انوائسز زیادہ چلتی تھی، جس میں ان پٹ ملتا نہیں تھا، تو وہ پیچھے جو فراڈی ہیں وہ ایک جو ہے وہ سپلائی چین تھی وہ کاٹ دیتے تھے، اور بزنس مین جو ہے وہ اینڈ پر جا کر بڑی بڑی کمپنیاں، اس میں شاہ سیمنٹ کمپنیاں، کوئلے کی کمپنیاں، پیپر ملے بڑے بڑوں کا نام ہے، اس میں پیپر سیکٹر ہے جی، اور اس میں اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئلہ والا بھی ہے اور لوہے والے بھی ہیں. ان میں کافی تھی، اب ان کا ان پٹ جو ہے وہ کافی ریسٹرکٹ ہو گیا ہے، اور ان پٹ کی بیس پر اب ان کا فراڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ہاں جو پروڈکشن کا ہے، جو سیل کا ہے، وہ ان کا آڈٹ اپنی جگہ پر رہے گا. ایس آر او 350 ایس آر او آ گیا، ویسے بھی بہت سے اسٹیپ حکومت نے لیے ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے. تمام قوانین اور ایس آر اوز آنے کے بعد بھی اب امید کی جا سکتی ہے کہ سیل ٹیکس میں چوری ہو سکتی ہے. دیکھیں سر، سیل ٹیکس میں چوری ایک تو ان پٹ کی ہے اور ایک جو ہے آؤٹ پٹ کی ہے. اب سیل ٹیکس کی فراڈ میں وہ تمام چیزیں، اب آفیسر 11(1) کا نوٹس کم دیتے ہیں اور 237 کا زیادہ دیتے ہیں ہر بندے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو ٹیکس فراڈ میں وہ لے کر آ گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ناکام رہا ہے پیچھے سپلائر چین اور فیک اور فلائنگ انوائسز کو روکنے میں. تو میرے خیال میں اس کا حل میں دوبارہ یہی عرض کروں گا کہ یا تو فکس کر دیں، ان پٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہی ختم کر دیں. تو یہ سب سے جو ہے، یا بجلی کے کچھ سیکٹر کا، جس طرح اسٹیل سیکٹر ہے، اس کا بجلی کے بلوں پر پہلے ہوتا تھا تو وہ اس میں فراڈ کا ایلیمنٹ نہیں تھا. اب انہوں نے لوکل سکریپ تو کم کر دیا ہے، امپورٹ کر سکتے ہیں. اب امپورٹ کی بھی یہاں پر اس پاکستان میں جیلی جی ڈی ایم بن جاتی ہیں. تو 2-3 سال کے بعد جب پتہ چلے گا کہ امپورٹر کی جو جی ڈی پیچھے جیلی ہے تو وہ پھر پکڑنے بیٹھ جائیں گے سر. تو وہ تب تک جو ہے وہ فراڈی آگے نکل چکا ہو، وہ پکڑا نہیں جاتا. سیل ٹیکس اکٹھا کرنے والے ایجنٹس ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ پورا ٹیکس جو کاٹتے ہیں سیل ٹیکس کا وہ حکومتی خزانے میں جاتا ہے؟ ہاں، وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ کا جو بل ہوتا ہے اس کا چونکہ اس کو آئیڈیا ہوتا ہے، وہ کمپنیاں ملٹی نیشنل اچھی کم ان پر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، وہ 80% بالکل ان کا ٹیکس کاٹتی ہیں جنرل کمپنی کا، اور 80% جو ہے وہ ٹیکس جمع کر، چونکہ وہ ان کی خود ذمہ داری ہے. انہوں نے آگے اگر وہ نہیں کاٹیں گے تو وہ اپنے پلے سے جو ہے وہ بعد میں ان کو ڈیفالٹ سے چارج کے ساتھ دینا پڑے گا. جس طرح انکم ٹیکس میں ود ہولڈنگ ایجنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اس طرح سیل ٹیکس میں بھی اینڈ کنزیومر جو ود ہولڈنگ ایجنٹ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کے بل میں سے سیل ٹیکس کا 80% جو ہے وہ کاٹ کر جو ہے وہ ان کو دے گا، اور اس کا وہ کریڈٹ کلیم کر سکے گا. جس سے سیل ٹیکس کا آڈٹ اور انکم ٹیکس کے آڈٹ میں کیا فرق ہے، اور مشکل سیل ٹیکس کا جب کوئی آڈٹ کسی کا کھلتا ہے تو اس کے رنگ اڑ جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں انکم ٹیکس کا آڈٹ زیادہ کمپلیکیٹڈ افیئرز ہوتا ہے. سیل ٹیکس کے کیسز چونکہ نمبر آف کیسز ایوبی صاحب کم ہوتے ہیں، اس میں بیسیکلی سیکشن 73 کی کمپلائنس پرچیز کی دیکھنی ہوتی ہے، پروڈکشن جہاں پر فکس ہوتی ہے وہاں پر فکس ہوتی ہے. تو سیل ٹیکس میں مشکل اسی کو پیش آتی ہے جس نے فیک اینڈ فلائنگ انوائس لی ہوتی ہے. اگر کسی کا ریکارڈ سارا صحیح ہے، پرچیز جس کا ان پٹ ٹھیک ہے، تو اس کا سیل ٹیکس کا آڈٹ میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے. انکم ٹیکس میں جو ہے وہ زیادہ آپ نے بکس آف اکاؤنٹس، پرسنل ایکسپینڈیچر کا بھی انکم ٹیکس میں آپ نے بنانا ہے، ذاتی خرچوں کا بھی بتانا ہے، آپ نے اپنے ایسٹس کا بھی بتانا ہے، آپ نے اپنے ٹرن اوور کا بھی بتانا ہے، آپ نے ایکسپینسز کی ایڈمیزیبلٹی ان ایڈمیزیبلٹی ان کو بھی دیکھنا ہے. تو سیل ٹیکس جو ہے باقی بٹ صاحب زیادہ مجھ سے بتائیں گے، میرے خیال میں اس میں زیادہ اسکوپ ہے. اچھا ملک جلیل صاحب، جس طرح 45 لاکھ گوشوارہ آئے، اب 60 لاکھ سے اوپر چلے گئے، ان میں 30 لاکھ سے زیادہ گوشوارہ صفر کے ہیں، اور ان کا جو سیل ٹیکس کی ریٹرن ہے اس میں اگر 2.5 لاکھ لوگ پہلے 2.25 لاکھ تھے، اب شاید 2.5 لاکھ ہو گئے ہوں، وہ رجسٹر ان میں بھی کچھ 50,000 کے قریب لوگ ہیں جو ٹیکس ادا کرتے ہیں سیل ٹیکس میں، باقی وہ صفر کی ریٹرن جمع کرواتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ بالکل ایوبی صاحب، ایسے آرٹیفیشل ایسے ایف بی آر کو جن کی صفر کی ریٹرن ہے اور جن کی انفارمیشن بینکنگ کی یا دوسری موجود ہے، ان کو 176 کے نوٹسز ڈالنے چاہیے. اس سے پہلے یہ ایک ایکسرسائز ہوئی تھی اور اس پر کافی لوگوں نے کم از کم ٹرن اوور ٹیکس 113 کا وہ جمع کروا دیا تھا 7.25%. تو ٹیکس پیئر جو ہے وہ تبھی آئے گا جب اس کو نوٹس بار کوڈڈ 176 کا آئے گا، لیکن اس میں اس کی انفارمیشن موجود ہو، اس کی ڈیفینیٹ انفارمیشن موجود ہو، جس سے وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے یار کہ اب میں نہیں بچ سکتا، تو وہ پھر ہی جمع کروائے گا. صرف یہ کہہ دینا کہ تمہارا ٹیکس زیرو ہے نہیں، اس کو اگر تھوڑا سا انفارمیشن کے ساتھ نوٹس بھیجیں گے تو وہ اس سال بھی ٹیکس جمع کروائے گا، پھر ہر سال اپنا ٹیکس جمع کروائے گا. سیل ٹیکس میں پلینٹیز زیادہ ہیں یا انکم ٹیکس میں زیادہ ہے؟ پلینٹیز جو ہے وہ سیل ٹیکس میں زیادہ ہے جی، 100% پلینٹی بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سزائیں بھی ہیں کافی. انکم ٹیکس میں بھی
پلنٹیز ہیں اور ڈیفالٹ چارج بھی ہے، لیکن زیادہ جو پلنٹی لگتی ہے وہ بیسیکلی سیل ٹیکس میں آرڈر کے ساتھ ہی پلنٹی 100% لگا دیتے ہیں. انکم ٹیکس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ٹیکس کی چوری ثابت ہو جائے، پلنٹی کا آرڈر جو ہے وہ سیپریٹ کرنا پڑتا ہے، بعد میں کرنا پڑتا ہے، پلنٹی کا نوٹس بھی جاتا ہے، لیکن سیل ٹیکس میں پلنٹی 100% ساتھ ہی چارج کر دی. ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ گرفتاری سیل ٹیکس میں کرتا ہے یا انکم ٹیکس میں ہوتا ایف آئی آر زیادہ سیل ٹیکس میں ہوتی ہیں. ایف آئی آر سیل ٹیکس میں اس وجہ سے ہوتی ہیں چونکہ ان پٹ وہی فیک اینڈ فلائنگ سیکشن 237 پہلے جو ہے وہ جو تھا وہ چاندک وہ نوئنگلی فراڈولینٹلی، لیکن تاج انٹرنیشنل کی ججمنٹ کے بعد جو ہے وہ اب انہوں نے ہر چیز وہ اس کو اپنے کور کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ میں ڈال دی ہے، جس سے اب سمپلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ریٹرن میں کوئی ذرا بھی غلطی کریں گے تو آپ پر جو ہے ٹیکس فراڈ کا سیل ٹیکس فراڈ کا لگ جائے گا. ہے. ٹیکس پیئر کے گردن پہ چھری رکھنے کے لیے، تلوار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ سیکشن سیل ٹیکس کے کون سے ہیں؟ 237 ہے جی. سیکشن 37-38 میں جو ہے وہ ایف آئی آر ہوتی ہے، تو 237 کو جو ہے وہ ٹیکس فراڈ کا ہے. باقی جو ہے وہ ریڈ شیڈ جو ہوتی ہے سیکشن 40 میں میرے خیال میں جو ہے وہ ریڈ ہوتی ہے، تو زیادہ جو ہے وہ سیکشن 237. لیکن دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ریونیو کا محکمہ ہے. میں بالکل تاج انٹرنیشنل ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے کہ پہلے آپ جو ہے وہ ریونیو ڈیٹرمنٹ کریں، پہلے آپ ٹیکس لائبلٹی ڈیٹرمنٹ کریں، 11 میں لے کر جائیں، 11 میں لے کر جائیں، ٹیکس پیئر کو اپیل کا موقع دیں، پھر اس کو ہائی کورٹ سپریم اگر وہ کیس ہار جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کریں. وہ کئی افسروں نے یہ کیا جی کہ تاج انٹرنیشنل میں یہ ہے کہ پہلے آپ نے ٹیکس لگانا ہے پھر پروسیڈنگ، تو صبح ٹیکس لگایا شام کو ایف آئی آر کر دی. ٹیکس لگانے سے یار یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ کرمنل ہو گیا، اس کے بعد آپ اس کو اپرچونٹی اپیل کی دیں، فرسٹ انڈیپینڈنٹ فورم کم از کم جو ہے وہ اس کے ٹریبونل تک جائے، اس کے بعد آپ اس پر ایف آئی آر کریں. سسٹر جب جو لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ان کے لیے آگے وہ بالِ جان بن سکتی ہیں؟ ریٹرن جمع کرواتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ رجسٹریشن کے وقت کن چیزوں کا؟ ویسے تو ایوبی صاحب یہ دیکھیں کہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں ان تمام چیزوں کا آپ نے سپلائی کا دیکھیں، سپلائر کا خیال رکھیں کہ جو پرچیز کر رہے ہیں، جو سیل کر رہے ہیں، اپنے پروفائل کو ٹھیک رکھیں. صرف فیک اینڈ فلائنگ انوائسز نہیں ہے. بعض اوقات ٹیکس پر یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری ساری امپورٹ ہے، 1 ارب کی امپورٹ کر دی، سیل ڈالی 5 کروڑ کی، پھر 1 ارب کی صرف وہ بٹ صاحب نے کہا 8B سے بچنے کے لیے، چونکہ جو جس نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس تو دے دیا وہ ٹھیک ہے، اب ایک مینوفیکچرر ہے اس نے 8 بھی دینا ہے. جب وہ سیل ٹیکس دیتا ہے تو اس کا 90% تک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. جب وہ آؤٹ پٹ اپنا سیل ڈالتا ہے تو وہ اپنی سیل کم کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ایکچولی تو اس کی سیل ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ ریٹرن میں کم سیل ڈالتا ہے 8B کے ٹیکس سے بچنے کے لیے کہ یہ میں نے ٹیکس جو ہے وہ امپورٹ، بیسیکلی تو وہ پرچیز کا اس نے ٹیکس دیا ہے، ویلیو ایڈیشن کا تو وہ ٹیکس اس نے دینا ہے. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا ریکارڈ میں جو ہے وہ سٹاک اربوں میں چلا جاتا ہے، بیسیکلی اس نے سیل کر دی ہوتی ہے. تو وہ ڈپارٹمنٹ جب اس کے پروفائل کو دیکھتا ہے تو وہ ایک ریزن بنتی ہے کہ پھر وہ اس کا چھاپا مارتے ہیں. چھاپا جب مارتے ہیں تو وہ وہاں پر سٹاک ہوتا نہیں ہے. جب ہوتا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی جی یہ اب یاد نکل گیا، اب اس کا ٹیکس جمع کرواؤ. تو میرے خیال میں ساتھ ساتھ سٹاک کا بھی خیال رکھنا چاہیے، سپلائر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بینک اسٹیٹمنٹ کے بھی ٹرانزیکشن کو بھی دیکھنا چاہیے، ویلیو ایڈیشن کا بھی دیکھنا چاہیے، اور پرچیز اور سیل کا ریکارڈ جو ہے وہ پراپرلی مینٹین کرنا چاہیے. اچھا ڈیفالٹ سرچارج کے آج کل بہت سارے نوٹسز آ رہے ہیں اور وہ بھی فائلر کو آ رہے ہیں. ہاں انکم ٹیکس میں ڈیفالٹ سرچارج کے نوٹسز جو ہے وہ 205 کا ہوتا ہے. بیسیکلی ایڈوانس ٹیکس آپ کی ایڈمیٹڈ لائبلٹی ہے. کئی نوٹسز ایف بی آر سے جنریٹ ہو کر ایڈوانس ٹیکس کے آتے ہیں. اب ایڈوانس ٹیکس ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے ڈیفالٹ سرچارج کے نوٹسز، لیکن ایک بندے کا ایڈوانس ٹیکس ڈیورنگ دی ایئر کٹ گیا ہے. اس کا پہلے آپ جس طرح بجلی کے بل پر ایک بندے مینوفیکچرر کو زیادہ آ رہے ہیں، اس کا بجلی کے بل پر 1 لاکھ ٹیکس کٹ گیا ہے، اس کی ایڈوانس ٹیکس لائبلٹی ایک مہینے کا 1 لاکھ ٹیکس کٹ گیا، اس کی ایڈوانس ٹیکس لائبلٹی کوارٹر کی اتنی نہیں بنتی. تو پہلے اس کا کریڈٹ دیں پھر 205 جو ہے وہ بھیجیں. وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے جو سسٹم میں اس کا آلریڈی ٹیکس موجود ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھتا، بجلی کے بلوں کو نہیں دیکھتا، یا اس کا رپلائی نہیں دیکھتا کہ سیل ٹیکس میں اس نے وہ کلیم کیا ہوا ہے. پہلے اس کی اپرچونٹی دینی چاہیے ڈیفالٹ سرچارج کرنے سے پہلے. ایک بعض اوقات جو ہے وہ ڈائریکٹ 147 کا جو کہ لا ہے کہ آرڈر، اس میں ایک وہ شک ہے کہ یہ آفیسر یہ سمجھتے کہ یہ آپ کا آٹومیٹک آرڈر بن جاتا ہے. اگر 147 کی آپ کی کمپلائنس نہیں کی تو یہ آپ کا ڈیمڈ آرڈر گنا جائے گا. تو اس بیس پر جو ہے وہ آرڈر کی بیس پر آگے جو ہے وہ ڈیفالٹ سرچارج کے نوٹسز آفیسر دے رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو ڈیمڈ آرڈر بن گئے ہیں اس میں ان کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک بندے کی ڈیورنگ دی ایئر ٹیکس ڈیڈکشن ہے یا اس کی اگلے سال میں ریٹرن کے ساتھ اس نے دے دیا ہے پیسے، یا پیچھے اس کا کوئی ریفنڈ ہے، تو میرے خیال میں اس کا جو ہے وہ ڈیفالٹ سرچارج مناسب نہیں ہے. ٹیکس میں ٹیکس پیئر اپنے حقوق کو سیو کر سکتا ہے. اس کے کچھ حقوق ہے ڈپارٹمنٹ سے بچنے کے لیے. اچانک ایف آئی آر ہوگی کچھ ہوگی، اس کے پاس کوئی حقوق کا اختیار ہے
अपने हुकूक को इस्तेमाल करते हुए फौरी रिलीफ मिल सकता है उसको? देखिए जी, अपील ही है। सबसे पहले तो सर उसको नोटिस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बंदे को डायरेक्ट जो है वो पकड़ लेंगे या FIR जब हो जाएगी, डेफिनेटली उसने कोई ना कोई फ्रॉड किया होता है। इख्तियारात है, क्या टैक्स पेयर के भी कोई इख्तियारात है कि बचने का तरीकाकार उसके फौरी बच सके वो? टैक्स पेयर सर अपने रिकॉर्ड को ठीक रखे, अपनी कंप्लायंस करे, और अगर रेड हुई अपनी कंप्लायंस करे। अपीलेट फोरम है, अगर ज्यादती हुई है, फंडामेंटल राइट्स उसका वो हुआ है तो वो हाई कोर्ट में जाए। तो ये तमाम टैक्स पेयर को जो है वो राइट दिए गए हैं। इससे पहले उसको नोटिस दिया जाता है बाकायदा, और रीजन होती है अब लॉ में ये चेंजिंग आ गई है कि ब्लैक लिस्टिंग का या उसका बाकायदा ऑर्डर करना है, स्पीकिंग ऑर्डर करना है। इस तरह रेड भी होती है तो आपने उसकी रीजन देनी है रेड की, और वहां पर सारी उसकी एंट्री होती है। और अगर आप जस्टिफाइड कर देते हैं जो डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो खत्म हो जाती है। मौजूदा हालात में सेल टैक्स की जो इन्फोर्समेंट है, आप समझ रहे हैं दुरुस्त हो रही है या इसकी बेस को बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है? मेरे ख्याल में इसमें जो सप्लायर का, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि उनका इनपुट गायब हो जाता है अगले महीने में, वैसे ये गायब नहीं, एक बंदा जब सेल डाल लेता है तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें 1 महीने का उन्होंने मार्जिन दिया हुआ है कि प्रोविजन रिटर्न आपकी होती है। इसमें मेरे ख्याल में 2-1 महीने का दें कि अगर सप्लायर दूसरे महीने में अपनी रिटर्न डाल ले, कम से कम जो है ना वो उसका टाइम पीरियड दे दे ताकि एक बंदे की रिटर्न चली जाए। मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा जो है ना, ये टैक्स पेयर के लिए काफी साबित होगा। खास करके बहुत मसाइल आ रहे हैं कि वो प्रोविजनल रिटर्न है, अगला नहीं देता, उसके बाद उसकी जो है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उतनी बन जाती है, उसका क्रेडिट उसको मिलता है अगले महीने में। ये नहीं है कि वो जमा कर, लेकिन वो उसका इनपुट जो है वो पिछला जाया हो जाता है, वो उसकी लायबिलिटी ज्यादा बन जाती है। नदीम भट्ट साहब, रिटर्न को, सेल टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करने का क्या तरीका है? देखिए, इनकम टैक्स में तो जैसे अभी जलील साहब ने बताया कि जी आप बढ़ा देंगे इनकम अपनी या रिफंड कम कर देंगे तो फिर आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है 60 दिन के अंदर। सेल टैक्स में ऐसे नहीं है। अगर आप कोई चीज़ रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको अप्रूवल के बगैर, उसके बगैर, और वो इतना आसान नहीं है क्योंकि उस पर 10 क्वेश्चन रेज हो जाते हैं आपकी इन्वाइसिस की तरह। इशू बताएं, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, फिर जब वो अप्रूवल देंगे वो फिर IT वाले को कहेंगे, फिर वो सिस्टम ऑन होगा तो फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। सेल टैक्स में और से जुर्मानों से बचने का तरीकाकार क्या है? रिटर्न अपने वक्त पे देनी चाहिए? देखिए पता क्या, जैसे अभी जलील साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात है। कंप्लायंस ऑफ लॉ इज द बेस्ट वे। अब इस वक्त आपके पास सिर्फ बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपनी कंप्लायंस अब करें। जो बंदा लॉ की कंप्लायंस करेगा उसको प्रिंसिपल अमाउंट उसकी उतनी ही रहेगी, ना कोई डिफॉल्ट सरचार्ज आएगा, ना कोई पेनल्टी आएगी, ना कोई प्रोसिक्यूशन होएगी। आएगी भी तो वो अपने ऑडिट में उसको क्लीन चिट। देखें 80% केसेस में, आज यही बात हो रही थी टैक्स ऑफिस में, दोस्त भी हैं सारे चूंकि एक दूसरे को जानते हैं, तो 80% केस इस वजह से खराब होते हैं कि उसकी डिक्लेरेशन ठीक नहीं होती, वो चीजें मैच नहीं कर रही होती। जैसे अभी जलील साहब ने कहा पर्सनल एक्सपेंसेस, उनके पास एक्सपर्ट नहीं होते काम करने वालों के पास, या ताली दोनों हाथों से है ना सर। टैक्स पेयर का भी कुछ थोड़ा सा कसूर है, टैक्स कंसल्टेंट का भी है, कुछ थोड़ा सा टैक्स ऑफिसर का भी। सारे इंसान ही है ना, लोग मिलजुल के हो रहा होता है। उन्होंने तो चेक एंड बैलेंस करना है, डिक्लेरेशन उनका काम नहीं है। डिक्लेरेशन तो हमारा काम है। जो कंसल्टेंट ने डिक्लेरेशन करनी है, अगर वो अपना काम सही तरीके से करे और टैक्स पेयर भी सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो मेरा ख्याल है कि आपको इतनी ज़्यादा लिटिगेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि चीज़ें ठीक नहीं होती दोनों तरफ से तो फिर वो खराबी का बायस बन जाए। जब वो चाहे लिटिगेशन है, अपील है, FTO है, कुछ भी है, वो फिर अपनी जगह पे चलेगा। सेल टैक्स के रिटर्न में ये भी तो होता है, जब कोई टैक्स कम आता है एक मंथ में तो नोटिस कर देते हैं आपका पिछले महीने में टैक्स ज्यादा था, इस महीने में कम है, हर माही जवाब देना पड़ता है। बात ही है, अगर आपका बिजनेस एक ही, उसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं इफ ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम, आपके हालात तो एक दिन के बाद बदल जाते हैं। तो अगर हालात एक जैसे हों, क्लाइंट भी वही रहे, सप्लाई भी वही रहे, हर चीज वही रहे, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वही रहे, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन जहां इतनी हैज़ार्ड किस्म की चीजें हों तो फिर आप जस्टिफाई करेंगे कि जनाब मेरी सेल आधी हो गई है या कम हो गई है, बढ़ गई है, कुछ ना कुछ तो बताएंगे आप। जो नॉन कंप्लायंस की इम्प्लीकेशन है वो क्या होगी जी? पता क्या, सबसे पहले जैसे अभी जलील साहब ने कहा कि सेल टैक्स का जो ऑर्डर आता है ना, क्योंकि उसमें रेवेन्यू बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। आप सेल का 18%, 18% ऑफ द सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई आपकी जो है एग्जेम्प्ट को ऑब्वियसली निकाल के, अगर 100 मिलियन की टर्नओवर है तो 18% आपका 18 मिलियन रुपीस बनता है। आप सोच सकते हैं कि जहां बिलियंस में अमाउंट जाएगी उसका 18% क्या होगा। दिस इज वाई के सेल टैक्स के लॉ के अंदर जैसे ही ऑर्डर आपका होगा उसके साथ ही आपका डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी जो है वो साथ ही लगा दी जाती है, क्योंकि स्टेक इतना ज्यादा होता है। आल्दो के तरीकाकार मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन चूंकि अमाउंट ह्यूज इन्वॉल्व है। फिर एक और बात, जो फ्रॉड और फ्लाइंग इनवाइस है वो अपनी जगह पे है, इसलिए उन्होंने उसका जो लॉ है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है, जिसमें 100% पेनल्टी भी है, 50% भी है,
ठीक है, 200% भी है। काफ़ी जगहों पे जैसा जैसा डिफ़ॉल्ट होगा वैसे वैसे के हिसाब से पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे आपको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन की सेल टैक्स में वैसे टैक्स पेयर के हकूक क्या है? देखिए हकूक क्या है आपको हकूक क्या, आपको उसकी कंप्लायंस करनी है। हकूक ये है कि आप अगर आपके अगेंस्ट कोई स्टेप लिया जा रहा मौजूदा है, हालात में सेल टैक्स की रिटर्न में झूठ या फ्रॉड अब चल सकता है जिस तरह जिद्दत आती जा रही है टेक्नोलॉजी में। देखें जैसे जैसे चेक एंड बैलेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे, देखें वही बात है कि आप झूठ को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। सिस्टम लगवाया पॉइंट ऑफ सेल का लगाया, लेकिन लोगों ने 3 सिस्टम रखे हैं। एक में वो डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्ट जारी होती, बाकी 2 पे नहीं जारी होती। नहीं, आपको 3 लगाने की जरूरत नहीं। आप एक मशीन के ऊपर ही, लोग पता क्या कहते हैं, ये भी एक प्रैक्टिस शुरू हुई है। नहीं, वो क्या कहते हैं जी सिस्टम नहीं चल रहा, वो आपको इनवॉइस नहीं देता या एंटर ही नहीं करता अंदर। जितना एंटर करेगा वो बीच में आ जाएगा। तो जहां वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह आपके पास आ जाती है। लेकिन ये प्रिंसिपल आप हर बंदे पे अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं और मशीनें लगा लेते हैं, एंट्री नहीं करते, जानबूझ के कह देते नहीं हो रहा। लोगों को इनवॉइस लेने की आदत भी नहीं है ना। नहीं, अब इनाम उन्होंने निकाले तो हैं, इनाम तो पंजाब में शुरू में निकाले थे। लेकिन उस लोग ये भूल गए हैं कि जब आप इनाम लेने जाएंगे तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस उनके पास पहुंच जाएंगे। वो दूसरी तरफ से उन्होंने दोनों तरफ से चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं, ठीक है ना। बहरहाल बेहतरीन हाल अब यही है कि लोगों को चाहिए, चाहे वो टैक्स पेयर हो या कंसल्टेंट हो, वो कंप्लायंस ऑफ लॉ करें। बेहतरीन टैक्स सेल टैक्स में टैक्स बेस को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? देखिए बात यह है कि रेट आप देखें, जिस वक्त पाकिस्तान में 15 उनकी ना इंडिया की एक फिल्म है, नाइक फिल्म है, एक दिन का जिसमें वो बनता है, सीएम बनता है। तो मुझे वहां से पता चला कि पाकिस्तान में उस वक्त जब 15% सेल टैक्स था, उनका 4% है। वो वीडियो एविडेंस है, जाके आप चेक करें। तो वो लोगों को जाके कहता है एक दिन में कि भाई 4% है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा यार 4% तो बंदा हंस के पे कर देता है। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पीआरए को 5% सेल टैक्स जो है विदाउट इनपुट के पे कर रहे हैं। अगर आपको फर्ज करें 10 लाख की रिसीट है, आपने देना क्या 50,000 है, तो क्या मसला है? वो बंदा क्यों झूठ बोलेगा? नेट टैक्स जो सेल टैक्स में वो आता भी 4। आप रैशनलाइज कर लें रेट्स को, आप नेट आपका आप और एग्जम्पशन ठीक है आप खत्म करें, मैं उसके हक में हूं कि एग्जम्पशन नेसेसरी एग्जम्पशंस के अलावा बाकी सारी एग्जम्पशन खत्म होनी चाहिए। लेकिन रेट फिर इतना होना चाहिए कि एक रेडी वाला बंदा भी आपको कहे हंस के ले जनाब मैं आपको 5% देने को तैयार। मलिक जलील अहमद साहब आपको बहुत शुक्रिया, नदीम भट्ट साहब का आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की अपनी गुफ्तगू सुनी, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू थी। टैक्स पेयर को भी टैक्स देना चाहिए और अपने जो मामलात हैं, अपनी जो रिटर्न है उसको फिल करवाते वक्त आप कोशिश करें सच पर मबनी रखें, अपनी कंप्लाइंस करें, अपने हकूक़ का ख्याल रखें। जब आप ये करेंगे तो डिपार्टमेंट भी आपको तंग नहीं करेगा और आपको कोई मसला भी नहीं बनेगा। और हुकूमत को भी चाहिए, डिपार्टमेंट को भी चाहिए टैक्स पेयर के साथ प्यार करें, क्योंकि वो अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से बगैर सूद के, बगैर शराइत का आपको टैक्स देता है। उसके हकूक़ का ख्याल भी रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।